हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने मास्टर जी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे सीटेट 2019 दिसंबर पेपर नंबर 2। तो कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में रिमेनिंग थे, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से पढ़े। व्हाट इज़ द मीन of the median, mode and range of the data given below। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, उस डाटा का हमें मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, रेंज निकालना है। उसके बाद इन तीनों एंटिटीज़ का मुझे मीन निकालना है। ये समझ आया? ठीक है। तो सबसे पहले जब भी मीडियन पूछा हो या मोड पूछा हो या रेंज पूछा हो तो डाटा को आप क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में डेनोट करोगे। ओके, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब चढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ओके, तो इस डाटा में से सबसे छोटा कौन सा है? 0। तो 0 सबसे पहले आएगा। अब उसके बाद देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 8, तो 8 आ गया। उसके बाद कौन सा आएगा? 9। 10 है कहीं पे? नहीं है। 11 है? बिल्कुल है। 11 कितनी बार है? 11 एक बार तो ये रहा और दूसरी बार ये रहा, तो 11 भी है। ओके, 11 के बाद 12 है कहीं पे? नहीं है। 13 है? नहीं है। 14 है? नहीं है। 15 नहीं। 16 नहीं है। 17 है। 17 है मेरा। ओके, तो 17 भी हमने लिख लिया है। अब 17 के बाद कौन सा है? 18 हमारा नंबर होगा। 18 भी हमने लिख लिया। 18 के बाद कौन सा होगा? 18 के बाद होगा मेरा 20, तो 20 भी हमने नीचे डेनोट कर लिया है। 21 है कहीं पे? नहीं है। 22 भी नहीं है। 23 भी नहीं है। 24 है। कितनी बार है 24? सिर्फ एक बार ही है। उसके बाद 25 है? बिल्कुल है, बट कितनी बार है? 1 2 3 बार 25 है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं 26 नहीं है। 27 भी नहीं है। 28 भी नहीं है। 29 है मेरा एक नंबर, और 30 भी एक मेरा नंबर है। ओके, उसके बाद ये देखिए 30 फिर एक बार है मेरा। ओके, अब देखो 44 आएगा उसके बाद, और लास्ट में कौन सा आएगा? 50। ओके, तो मैंने क्या किया, जो डाटा गिवन था उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। उसके बाद मैं इसका मीडियन निकालूंगा। मीडियन किसे बोलते हैं? मीडियन होता है मेरा बीच का नंबर। ओके, तो ये मेरा एक सीक्वेंस है, इसका जो मिडल नंबर होगा वो मेरा मीडियन नंबर होगा। तो यदि ये मेरी सीक्वेंस एक ओड सीक्वेंस है तो मिडल नंबर हमेशा बीच का और मिडल एलिमेंट होगा, राइट। लेकिन ये मेरी इवन सीक्वेंस होगी तो मैं मिडल के 2 एलिमेंट्स लूँगा और उनका एवरेज कर दूँगा। ओके, ये मेरी एक ओड सीक्वेंस है, तो मैं बीच का एलिमेंट कैसे निकालूंगा, मैं मिडल का एलिमेंट कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। एक आगे से छोड़ा, एक पीछे से। ओके, मैं ऐसे ही करता चला गया। 3 4 5 6 7 8, ये मेरा मिडल एलिमेंट हुआ, तो मीडियन हुआ इसका 24। अब मैं निकालता हूँ मोड। मोड को क्या होता है? मोड होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है मेरा, मेरी डाटा में, मेरे डाटा सीक्वेंस में, उसको हम क्या बोलेंगे? मोड। तो सबसे ज़्यादा अकरिंग एलिमेंट जो है वो 25 है, जो 3 बार अकर हुआ है। ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, जो सबसे ज़्यादा है, तो मोड होगा इसमें 25। अब निकालते हैं रेंज। रेंज होता है लार्जेस्ट एलिमेंट माइनस स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो 50 जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है और 0 जो है वो मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50। तो ये तीनों चीज़ मुझे मिल गई।
ये तीनों एंटिटी मुझे मिल गई हैं। अब इन तीनों एंटिटीज का मुझे क्या निकालना है? इन तीनों एंटिटीज का निकालना है मीन। मीन कैसे निकालते हैं? मीन होगा सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 3 आर द नंबर्स। ओके, ठीक है। अब इनको प्लस करते हैं। 0, 5 और 4 कितना हुआ? 9। 5 और 2 7, 7 और 2 9 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कट गया मेरा, कितना आ गया? 33। तो 33 क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 33। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैथमेटिकल थ्योरम इज। एक मैथमेटिकल थ्योरम, एक गणितीय प्रमेय क्या है? कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से सही ऑप्शन को चूज करना है। पहला ऑप्शन, अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सियम्स। ओके, ये मुझे सही लग रहा है, लेकिन अभी हम और ऑप्शंस को भी देखते हैं। अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू एंड डज नॉट नीड प्रूफ। इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा सही है और प्रूफ उसे नहीं चाहिए, तो वो एक फैक्ट हुई, वो एक मैथमेटिकल थ्योरम नहीं है। क्योंकि मैथमेटिकल थ्योरम को हमेशा क्या चाहिए होता है? प्रूफ की ज़रूरत होती है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, हम एलिमिनेशन करेंगे ऑप्शंस का और जो हमारा राइट ऑप्शन है उसको चूज करेंगे। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ और फॉल्सिटी इज नॉट नोन। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका ट्रुथ या फिर फॉल्सिटी हमें नोन नहीं है, हमें नहीं पता है वो सही है या गलत है, तो वो एक थ्योरम ही नहीं हुई। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है। ओके, बड़ा ही आसान था। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, इज अ स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस फॉर प्रूफ। तो इस ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि उसके पास सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं है जिससे वो उस मैथमेटिकल थ्योरम का प्रूफ कर सके। अब प्रूफ नहीं होगा तो मैथमेटिकल थ्योरम तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो वो क्या होगा मेरा? वो मेरा राइट आंसर होगा। तो ये मेरा होगा राइट आंसर। ओके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। पहले स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, वो देखते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये कहता है कि ए यदि बी के इक्वल है, बी यदि सी के इक्वल है, तो ए भी मेरा सी के इक्वल होगा। तो ऐसा एक्सियम जो बेस करता है अरिथमेटिक और अलजेब्रा के ऊपर, वो किसने दिया था? वो किसने इसका प्रूफ किया था? तो वो प्रूफ किया था यूक्लिड ने। तो ये ध्यान रखें कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दिस theorem, this axiom which is based on arithmetic and algebra is given by Euclid only। ये किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। एक बार हिंदी में देखते हैं, ऐसी वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होगी। ये अभिगृहित जो अंक गणित व बीज गणित का आधार है वो किसने दिया था? वो यूक्लिड ने दिया था। ओके, ये अपने दिमाग में बैठा ले, इसको याद कर ले कि ये किसने दिया था। देखो, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो समझ के करने वाले होते हैं, जिनको हमें कभी भी मेमोराइज नहीं करना है। बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट के नेमिंग कन्वेंशंस हो गए, कुछ मेरे एक्सियम ये किसने दिया था, ये थ्योरम किसने दी थी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनको ध्यान रखें, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस में लाए। कभी भी आप इस थ्योरम से, इस एक्सियम से गुजरते हैं तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये यूक्लिड ने दिया था। जैसे आपको पाइथागोरस हमेशा ध्यान में रहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ऐसे ही कभी भी आप ऐसी इक्वेशंस को फॉलो करते हैं तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ये
यूक्लिड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, यूक्लिड ने ये एक्सियम दिया था। ओके ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following can be used as assessment strategy to encourage interdisciplinary in mathematics? ओके हिंदी में देखते हैं, गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो कोई भी आपको मैथ प्रोजेक्ट करने का काम मिलता है या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो मैथ्स का, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, जैसे विजुअलाइजेशन सीखते हो, जैसे कि आप डाटा को इंटरप्रेट करना सीखते हो, बड़े इंटरप्रिटेशंस आप लगाते हो। तो प्रोजेक्ट्स तो डेफिनेटली एनकरेज करता है इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये ऑप्शन तो पक्का होगा ही होगा। तो ए तो होगा ही होगा, तो ए जिसमें नहीं है वो एलिमिनेट हम ऑप्शंस कर सकते हैं। ओके, तो अभी ऑप्शंस बचते हैं 1 और 2, तो जिसमें ए तो होगा ही होगा, बी और सी में से देखना है कौन सा सही है। तो दूसरा ऑप्शन है फील्ड ट्रिप्स। अब ये बताइए मुझे कि फील्ड ट्रिप है, फील्ड ट्रिप का मतलब होता है क्षेत्र भ्रमण। ओके, कि आपको किसी फील्ड में ले जाया गया, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्लाई कराया गया एक रियल सिचुएशन में। ठीक है, वो उसे बोलते हैं रियल टाइम सिचुएशंस, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। तो उससे आप और बेहतर समझेंगे मैथ्स के बारे में कि हाँ ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये 2D ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई ये है, इसकी चौड़ाई ये है, इसकी ऊंचाई ये है, इसकी हाइट ये है। तो इन सभी के बारे में आप फील्ड ट्रिप्स में सीख सकते हैं। जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं उनको एक रियल टाइम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं फील्ड ट्रिप्स के दौरान। यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% है। तो बी ऑप्शन जो है वो बड़ा ही सही ऑप्शन है, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन जो है 1 जो है वो हमेशा करेक्ट होगा। ओके, लेकिन अभी सी के बारे में भी एक बार देखते हैं। एरिस्टोटल रिकॉर्ड्स, वर्णन अभिलेख, तो इसका क्या मतलब होता है? ये ऑप्शन इधर क्यों सही नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए। हमें आंसर तो मिल गया है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि एरिस्टोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है। तो देखो, एरिस्टोटल रिकॉर्ड्स होता है अभी कोई भी इवेंट अकर हुआ मेरे पास, और उस इवेंट के बारे में मैंने क्लासरूम में एज अ टीचर सभी बच्चों को बताया कि ये कैसे अकर हुआ, क्या स्टेप्स थे। ओके, तो उसे हम बोलते हैं एरिस्टोटल रिकॉर्ड्स, जो कि एनक्रीज तो करता है मैथमेटिक्स में, बट इतना नहीं करता जितना फील्ड ट्रिप्स करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो बेटर है वो है ए एंड बी। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रूव सम ऑफ 2 इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन? किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि 2 सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? तो ये देखिए, अब मेरे पास कोई भी 2 नंबर्स में लेता हूँ x एंड y, ये सोच के, ये एज्यूम करके कि ये दोनों नंबर्स इवन नंबर्स हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि x 2a के बराबर कुछ होगा और y 2b के बराबर होगा, और इनका सम जो है वो 2 × a + b होगा। बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये भी मेरा एक इवन नंबर होगा। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रूफ, प्रत्यक्ष उपपत्ति। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, अभी देखो ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस अलग तरीके के भी हैं, जैसे कि प्रूफ बाय इंडक्शन, कंट्राडिक्शन, काउंटर पॉजिटिव प्रूफ। ओके, तो इन सभी प्रूफ के बारे में हम मैथमेटिक्स पेडागोगी की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हम ये देखते हैं कि ये कैसे आया डायरेक्ट प्रूफ, क्योंकि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में?
हमने डायरेक्ट माना कि x 2a के बराबर है, y 2b के बराबर है, और उसको हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमें पता लगा ये इवन नंबर है, तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट प्रूफ हुआ, है ना। तो और प्रूफ जो होते हैं जैसे कि प्रूफ बाय इंडक्शन, प्रूफ बाय डिडक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय काउंटर पॉजिटिव प्रूफ, ये हम मैथमेटिक्स पेडागोगी की क्लास में देखेंगे। ओके, कुछ दिन के बाद हम वो स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको मैथमेटिक्स की पेडागोगी अच्छे से समझाया जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा पेपर में, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following skills are promoted by mathematics at upper primary stage? ओके, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है? जैसे कि विजुअलाइजेशन, बिल्कुल देखो मैथमेटिक्स में विजुअलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, ट्रांसपोजिशन भी बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन मेमोराइजेशन ज़रूरी नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया हुआ है उसको डिलीट कर दीजिए, उसे कट कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। तो ये देखिए सी इसमें है, सी भी इसमें है, इसमें भी है, तो डिलीट। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्या होगा मेरा, ये आंसर होगा। तो देखो इसमें आपको यदि इन वर्ड्स की नॉलेज नहीं भी है, ट्रांसपोजिशन, जनरलाइजेशन, एस्टिमेशन, विजुअलाइजेशन, तो भी आप सिर्फ एक सी ऑप्शन से आंसर टिक कर सकते हैं कि मेमोराइजेशन, याद करना मैथमेटिक्स में बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो फैक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता, मेमोराइजेशन पे डिपेंड नहीं करता, रोट लर्निंग पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो सी ऑप्शन जिसमें भी है उसको डिलीट कर दीजिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है फर्स्ट वन, तो वही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा ही समझदार क्वेश्चन है, तो ये गलत भी आप कर सकते हो इसे, और इसमें पूरे मार्क्स भी ला सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कि इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लिस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सबसे कम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा, हमें ये बताना है। तो इसमें हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखें कि पूछा क्या गया है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर दें और उसमें से आप ये चूज़ करके ऑप्शन मार्क कर दे कि इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। नहीं, पहले क्वेश्चन पूछें कि उसमें नोट तो नहीं है, उसमें लिस्ट तो नहीं है, उसमें क्या क्वेश्चन पुट किया गया है ये देखें। तो निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी, लिस्ट होगी? तो हमें ये बताना है। ओके, तो पहला ऑप्शन, इवेलुएट 72 into 73 इन डिफरेंट वेज एंड कंपेयर द रिजल्ट। 3 डिफरेंट वेज से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 72 into 73 से। तो डेफिनेटली इससे दिमाग तो लगेगा बच्चे का, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही वे पता होता है जनरली मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन इसमें 3 डिफरेंट वेज में पूछा गया है और उनके रिजल्ट को कंपेयर भी करने को बोला गया है। तो इसमें जरूर 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 इसमें दिमाग लगेगा। तो ये ऑप्शन कुछ हद तक मेरा सही है। फॉर्मुलेट एनी 2 सिचुएशंस टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन। ऐसी कोई भी 2 सिचुएशंस फॉर्मुलेट करनी है जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। ओके, तो x की कुछ ऐसी वैल्यू हमें लिखना है, कुछ ऐसी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है जो कि 7 into x + 3 हमारा 24 के बराबर हो। तो ये इसमें भी हमारा कुछ ना कुछ दिमाग लगेगा, बच्चा सोचेगा कि x की वैल्यू में क्या पुट करूं। थर्ड वन, a student calculated the volume of a right circular cylinder of radius 3.5 cm and height 10 cm as 38.5 cm cube. Where did she go wrong? एक वॉल्यूम जो निकाला एक सर्कुलर सिलेंडर का जिसकी रेडियस और हाइट दी हुई थी, उसका वॉल्यूम निकाला 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये पूछा गया है कि वो उसने कहाँ पे गलत किया जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम का जो काउंट है वो गलत आया। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए भी बच्चे का बड़ा ही दिमाग लगेगा, है ना।
अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। इसमें सिंपल हमें वॉल्यूम निकालना है जो कि होता है πr²h, तो उसको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। लेकिन इन तीनों ऑप्शंस में उसे बहुत सारा सोचना पड़ेगा, उसे अच्छे से सोच के ये देखना पड़ेगा कि कैसे मैं रिजल्ट्स को कंपेयर करूँगा, कैसे मैं इस इक्वेशंस में x की वैल्यू पुट करूँगा, कैसे मैं ये पता लगाऊंगा कि इस वॉल्यूम का काउंट गलत आया है। ओके, तो इन तीनों ऑप्शंस में फोर्थ ऑप्शन से ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो ऑप्शन 4 जो होगा ये इसका आंसर होगा। ओके, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल एज पर NCF 2005। NCF 2005 मैथमेटिक्स फॉर ऑल वाला जो ऑब्जेक्टिव था, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अलाइन करता है उस ऑब्जेक्टिव के साथ? तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन, इट शुड बी एक्नॉलेज्ड दैट मैथमेटिक्स इज मींट फॉर सिलेक्टेड फ्यू स्टूडेंट्स। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इट शुड बी एक्नॉलेज्ड दैट मैथमेटिक्स इज मींट फॉर सिलेक्टेड फ्यू स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल गलत है, ये बेकार की बात है बिल्कुल कि मैथमेटिक्स कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, तो ये ऑप्शन है गलत। टेक्स्ट बुक शुड ओनली इंक्लूड प्रॉब्लम्स ऑफ एवरेज डिफिकल्टी। टेक्स्ट बुक में सिर्फ एवरेज डिफिकल्टी क्वेश्चंस को ही डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू NCF 2005 मैथमेटिक्स फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव। ये भी बिल्कुल गलत है। इजी क्वेश्चंस भी होने चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होने चाहिए और एवरेज डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होने चाहिए। हमने 2 ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए हैं। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैथमेटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शुड बी हाईलाइटेड। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियंस, तो अब देखो ये ऑप्शन क्या कहता है कि डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट सोशल ग्रुप से जितने भी मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूट आता है मैथमेटिक्स को, उन सबको हाईलाइट करना चाहिए। तो ये मुझे कुछ हद तक सही ऑप्शन लग रहा है। क्यों? क्योंकि इससे इंक्रीजमेंट होगी हर सोशल ग्रुप में, हर रीजन में, किसको लेके? मैथमेटिक्स को लेके। तो ये ऑप्शन मुझे लगता है सही। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, मैथमेटिकली टैलेंटेड स्टूडेंट्स शुड बी ग्रूम्ड इन आइसोलेशन। ये बिल्कुल गलत है। ये क्या कहता है कि जो बड़े ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स में, उनको आइसोलेशन कर देना चाहिए, उनको अलग से पढ़ाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अब देखो, उनको अलग से आप पढ़ाओगे या फिर एक एवरेज स्टूडेंट के साथ पढ़ाओगे, तो एवरेज स्टूडेंट भी उनसे कुछ सीखेगा, है ना, उनसे अच्छे से प्रोत्साहित होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये कॉन्सेप्ट सीखना है, उसे इंक्रीजमेंट होगी मैथ्स को लेके। लेकिन अब उनको मैथमेटिक्स टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अलग से आप पढ़ा रहे हो, ये मुझे सही नहीं लग रहा, है ना। तो ऑप्शन जो है वो 3rd मुझे बिल्कुल सही लगता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, NCF के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, कि डिफरेंट रीजन, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, जो भी कंट्रीब्यूशंस है मैथमेटिशियंस का इन रीजन्स में, उनको हाईलाइट करिए और सबको बताइए कि मैथमेटिक्स बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है, तो आप डरिए मत इसके बारे में। तो ऐसी जो प्रोत्साहित चीज़ें सोसाइटी में हम लाते हैं, हम डिफरेंट रीजन्स में लाते हैं, इससे हमारा मैथमेटिक्स का जो डर होता है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाता है ना। तो ऑप्शन 3rd जो है वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम। एक इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम के लिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है वो देखते हैं। ग्रुप वर्क एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिस्करेज्ड। तो ये कह रहा है कि ग्रुप वर्क और ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो ही मत, ये बिल्कुल गलत है, ये सबको पता है। इट इज एम्फेसाइज्ड दैट मैथमेटिक्स इज एसेंशियली अ कंक्रीट सब्जेक्ट। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है, ये भी बिल्कुल गलत है। 3rd देखते हैं,
मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर एनकरेज्ड। ये बिल्कुल सही है, इससे बच्चों का दिमाग खुलेगा जब वो एक प्रॉब्लम को डिफरेंट वेज से करेंगे, राइट। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम आर नीटली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द बोर्ड बाय द टीचर। ये देखो सब कुछ यदि टीचर करा देगा, कोई भी न्यू प्रॉब्लम आपके सामने आती है उसको भी टीचर यदि बोर्ड पे करा देता है, उसका सॉल्यूशन आपको बता देता है, तो आपका जो विजुअलाइजेशन है, जो आपका जनरलाइजेशन है, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं मैथमेटिक्स के, वो आपके उत्पन्न नहीं होंगे, वो आपके डेवलप नहीं होंगे। ओके, तो आप डिफरेंट वेज ऑफ टैकलिंग अ न्यू प्रॉब्लम आप नहीं सीख पाओगे, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन एक ही बचता है, वो है थर्ड ऑप्शन। ओके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को सीखने के लिए, वॉल्यूम के मेजरमेंट को सीखने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमको ये बताना है। पहला, बिगिन बाय राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। देखो स्टार्टिंग में यदि हम फॉर्मूला के बारे में सीखने लग जाएंगे, हम फॉर्मूला को रटने लग जाएंगे, वो बिल्कुल गलत है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एनकरेज प्रिसाइज लर्निंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग। देखो कैलकुलेशन एक अलग चीज़ है और मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम को सीखना, उसकी लर्निंग करना, किस तरीके से हम वॉल्यूम को निकालते हैं, किस तरीके से हम उसको सीखते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। और कैलकुलेशन और उनके फॉर्मूला को याद करना वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये ऑप्शंस तो नहीं होंगे, हमने एलिमिनेट कर दिए। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू द वॉल्यूम ऑफ 2D फिगर्स। ओके, बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू वॉल्यूम ऑफ 2D फिगर्स। तो ये कहता है कि स्टूडेंट्स के सामने 2D फिगर्स जो है उनको शो करा जाए, उनको बताया जाए कि देखो ये 2D फिगर्स हैं, ओके, और इनकी वॉल्यूम ये होती है। ओके, ये कुछ हद तक सही है ये ऑप्शन। अब फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करते हैं, एनकरेज स्टूडेंट्स टू फिगर आउट वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये देखिए, ये क्या कहता है कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करिए, किसके लिए, कि वो खुद से कैलकुलेट करे कि बहुत सारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम को, ओके, और डिफरेंट वेज से करे। ये ऑप्शन कुछ हद तक मुझे सही लग रहा है, बट ये थर्ड से बेटर है, ये मुझे डेफिनेटली पता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आंसर होगा इसका। कैसे, देखो फोर्थ ऑप्शन में कहता है कि स्टूडेंट्स को बड़ा ही एनकरेज करो कि वो खुद से कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट वेज से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सके। ओके, लेकिन ऑप्शन थर्ड कहता है कि मैं 2D फिगर्स लाऊं और उसका वॉल्यूम इंट्रोड्यूस कर दूं स्टूडेंट्स के सामने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3D ऑब्जेक्ट्स का भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीख जाएगा या और ऑब्जेक्ट्स का भी वो कैलकुलेट करना सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, और दूसरी एक मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये देखो, वॉल्यूम ऑफ 2D फिगर्स, क्या वॉल्यूम 2D फिगर्स का वॉल्यूम होता है? कोई नहीं होता। वॉल्यूम तो हमेशा उसका होगा जिसकी हाइट होगी, राइट। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, तो ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पियाजे व्यू ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग स्पेस। तो देखो ये कहता है कि इनमें से कौन सा तथ्य है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है अकॉर्डिंग टू पियाजे व्यू ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। ओके, पहला, प्रोग्रेशन ऑफ जियोमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ डेफिनेट ऑर्डर। बिल्कुल सही है। प्रोग्रेशन ऑफ जियोमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ हिस्टोरिकल रादर देन लॉजिकल ऑर्डर। तो देखो ये ऑप्शंस देखने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो पियाजे ने दिया था। तो पियाजे ने ये बोला था कि उसने जो भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, उसने जो भी अपने कुछ मेथड्स बनाए थे स्पेस को अंडरस्टैंड करने के लिए चिल्ड्रंस के लिए, उसमें कहीं भी हिस्टोरिकल ऑर्डर के बारे में बात नहीं की थी, ये ध्यान रखें।
उसने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में लॉजिकल के बारे में बात की थी, जिसको हम लॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। ओके, जिसको हम तर्क संगत क्रम बोलते हैं, उसने सिर्फ उसकी बात की थी, ना कि ऐतिहासिक क्रम की। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है, ये बिल्कुल अपोजिट दिया हुआ है जो पियाजे ने बोला था। तो ये ऑप्शन 2 बोलता है कि उसने हिस्टोरिकल ऑर्डर को फॉलो किया था रादर देन लॉजिकल ऑर्डर को, बट ऐसा नहीं है, उसने लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो किया था, ना कि हिस्टोरिकल ऑर्डर को। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये देखो -12 इंटू -3 प्लस 20 डिवाइडेड बाई -4। तो ये देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बोर्ड मास का तरीका। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो दोनों साइड हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो -12 इंटू -3, ओके। अब देखिए आगे प्लस 20 डिवाइडेड बाई -4, ओके, माइनस -24 8, ओके, -16 डिवाइडेड बाई -2। तो ये देखिए सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो बॉक्स वाली ब्रैकेट होती है इसको ओपन करते हैं, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, ये देखो प्लस, तो ये ब्रैकेट ओपन होगी। अब इस ब्रैकेट के अंदर कौन सी ब्रैकेट ओपन होगी, ये वाली, ये और ये। तो 20 डिवाइडेड बाई -4 आएगा और -24 डिवाइडेड बाई 8 आएगा। यस और नो आएगा। अब मुझे ये बताइए कि उसके बाद इसमें डिवाइड का ऑप्शन है और माइनस का ऑप्शन है, तो डिवाइड और सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड पहले आता है तो डिवाइड कर दीजिए पहले आप। ओके, तो 20 डिवाइडेड बाई -4 कितना आएगा, -5, -24 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा, -3, तो ये आ गया -3। अब माइनस कर दीजिए, -5 -3 तो +3, तो ये आ गया मेरा -2। तो इस वाले का वैल्यू आया मेरा -2। अब इसको ओपन करते हैं, -12 इंटू -3 कितना हो गया, 12 3 36, तो प्लस का 36, तो ये आया मेरा 36। अब इसको देखते हैं, ये देखिए पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर 16 डिवाइडेड बाई -2 करेंगे विच इज इक्वल टू -8, और -8 और बाहर क्या है माइनस, तो ये +8 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 8। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं, 36 -2 + 8, तो ये कितना आएगा, 8 + 36 कितना हो गया, 44 - 2 = 42। ओके, यस और नो। ये 42 किसके बराबर है, -28 डिवाइडेड बाई 7 + x। तो ये देखो 7 चौक 28, तो -4, तो x की वैल्यू आ गई 42 + 4 विच इज इक्वल टू 46। तो 46 मेरा आंसर होगा। ये बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ बच्चे इसमें उलझ जाते हैं और क्वेश्चंस को गलत करते हैं। ऐसा ना करें, बोर्ड मास का तरीका आप ये ध्यान रखें और आप बड़ा ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करें। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, इसमें साइन कन्वर्जेंस की मिस्टेक भी हो सकती है, तो ऐसे स्कोरिंग क्वेश्चंस के आंसर को गलत ना करें पेपर में। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एन 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 88, ये एक नंबर है मेरे पास, ये 88 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये मुझे बताइए क्या ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। 11 से भी होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? 88 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 × 11, तो 11 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा। तो जब ये 8 से डिविजिबल होगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होंगे?
बिल्कुल। तो 6 7 y शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो मैं y की जगह क्या पुट करूं कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए, ये बताइए मुझे। तो ये देखो 8 को मैं 67 को यदि मैं कट करूं तो कितने पे जाएगा, 8, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 दिए 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 8 7 56, 8 8 64। ओके, कितना बचा 3। अब मैं यदि क्या करूं, ध्यान से देखिए आप, अब मैं क्या करूं, यदि 32 इसको बना दूं तो ये 8 से चला जाएगा, 8 चौक 32। तो y की वैल्यू यदि मैं 2 लेता हूं तो ये y की वैल्यू तो हो जाएगी मेरे पास 2 और नंबर आ जाएगा 30x08,672। अब ये 11 से भी डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा तो यदि मैं 3 प्लस x प्लस 8 प्लस 7 करूँगा और इसमें से 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2 माइनस करूँगा तो ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से। ओके, ये रूल है 11 का। तो 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 प्लस x माइनस 6 और 2 8, तो ये हो गया 10 प्लस x डिवाइडेड बाई 11। तो x की वैल्यू हो गई 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई, x की वैल्यू मुझे मिल गई। तो 3x प्लस y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 कितना आ गया 5। तो आंसर कितना होगा 5। ओके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कुछ हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, ओके, कुछ नंबर्स की, जिसमें हम डिफरेंट साइंस यूज किए गए हैं, जैसे कि डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का है, माइनस का है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगेन ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। तो 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 2 20, तो 20/3, 3 6 18 प्लस 2 20, 20/3 भाग में 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 इंटू 4 3 12 3 15, 15/4 माइनस 5 दूनी 10 और 1 11/2 गुना 4 चौक 16 और 1 17/4 प्लस 3 एकम 3 2 5, 5/3 ब्रैकेट 7/8 प्लस 3/4 गुना 2/3। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, तो 1/2 आ गया। तो 7/8 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा वो देखते हैं। 7/8 प्लस 1/2, एलसीएम लिया 8, 7 प्लस 2 चौक 8, 4 7 4 11, तो 11/8 आ गया। यस और नो, बिल्कुल आ गया। अब 11/8 मेरे पास आ गया और भार क्या है 5/3, 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 पंजे 55 डिवाइडेड बाई 8 दिए 24। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये हमने कर लिया। अब हम इसको देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले BOD बदमाश, BOD ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड। तो सबसे पहले हम डिवाइड को ओपन करेंगे। ओके, तो डिवाइड को जब हम ओपन करेंगे तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, तो 20 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5/2, तो इंटू 2/5 हम इसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 8/3, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 8/3 इंटू 15/4 माइनस 11/2 इंटू 17/4 प्लस 55/24। यस और नो, बिल्कुल। तो 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ आ गया मेरे पास 10 माइनस माइनस क्या आएगा ये देखिए, 4 दूनी 8 और 11 7 77, 7 11 एकम 11, 11 7 18 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 24
अब हम इसका एलसीएम लेंगे 24, तो ये हो गया 240 माइनस 8 ये 24, 3 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 3 7 21, 2 3 8 24, 2 26, 2 3 एकम 3 2 5 प्लस 55। ओके, तो 240 प्लस 50 290 295, तो 295 माइनस 50 561, तो कितना आएगा 11 माइनस 5, बोलो कितना आया 6, यहाँ बचा 15, 15 माइनस 9 6, यहाँ बचा 4 माइनस 2 2, तो ये आया मेरे पास 266 डिवाइडेड बाई 24। अभी हम इसे 2 से काट देते हैं ऊपर नीचे, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6, तो 133 डिवाइडेड बाई 12 आया, और जो कि माइनस का हुआ क्योंकि 561 जो है वो ग्रेटर था। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, प्लस वाले ऑप्शंस को तो हम डिलीट कर ही देंगे। अब देखते हैं कि 133 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो क्या आएगा, तो 12 एकम 12, एक और बचा 12 एकम 12, एक और बचा तो 1/12, तो ये होगा मेरा आंसर। तो ये एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, ये आपके स्कोर को बड़ा ही नीचे कर सकता है, तो कैलकुलेशन हमेशा आपकी सही तरीके से होनी चाहिए। तो अभी इस पेपर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि देखो बोर्ड मार्क्स दो क्वेश्चन थे बोर्ड मार्क्स के ऊपर, और ये 6th और 5th क्लास का क्वेश्चन होता है कि कैलकुलेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसको जितना से जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, जैसे कि सब बच्चों की हेल्प हो सके, और कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट से ही हमें पता लगता है कि हमारी क्या कमियां हैं और हमें क्या सुधारना है। ठीक है गाइज़, थैंक यू।